नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 7 भाग 8 पढ़ लिया था। भाग 8 में आपने डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद के बारे में पढ़ा था। अब आते हैं भाग 9 में, उसके आगे के टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो कि है हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत। ये टॉपिक बहुत टफ माना जाता है नहीं, क्योंकि बहुत सारे बुक में इसके जो लैंग्वेज दी गई है, इसका जो डेफिनेशन दिया गया है वो बहुत टफ लगता है, समझ में नहीं आता कि ये सिद्धांत कहना क्या चाहता है। तो इसको आसान रूप में पढ़ने के लिए मैं आपको तरीका बताऊँगा, इसमें क्या चीज़ें सावधानियाँ रखनी है कि किससे ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। आप जब इस टॉपिक को पढ़ लोगे तो खुद ही आप सॉल्व कर ले जाओगे। नीचे मैंने क्वेश्चन रख दिया है नीट के। हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत, पहली बात तो ये कि सिद्धांत किससे रिलेटेड है, कहना क्या चाहता है। हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत जैव विकास से संबंधित है। हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत बताता है कि किसी समष्टि में, समष्टि का मतलब समझते हैं, समष्टि का मतलब होता है किसी एक जाति के जीवों का समूह। जैसे मनुष्य में अगर कोई एक ऐसा स्थान है जिसमें 100 मनुष्य खड़े हैं या बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, मनुष्य की आबादी या मनुष्य की समष्टि। अगर उस, देखिए समष्टि का मतलब समझिएगा, एक जाति के जीवों का समूह कहलाता है समष्टि। जैसे मैंने बताया ना कि मनुष्यों का झुंड है तो मनुष्य की समष्टि कहलाएगी। किसी खेत में केवल मटर के पौधा है तो वो मटर की समष्टि कहलाएगी। एक होता है समुदाय, कम्युनिटी जिसे कहते हैं। जब मनुष्य के साथ साथ उस झुंड में बकरी, भेड़, गाय ये सब भी हों तब वो समुदाय कहलाएगा, समष्टि नहीं कहलाएगा। तो समुदाय का मतलब क्या होता है, भिन्न जाति के जीवों का समूह, और समष्टि का मतलब होता है एक जाति के जीवों का समूह। तो ये जो सिद्धांत है वो कहता है कि एक समष्टि में जैव विकास नहीं होगा यदि जैसा हम बताते हैं वैसा उस समष्टि में हो तब, और अगर उस समष्टि में जैव विकास तब होगा जब कुछ कारक उसमें जुड़ेंगे। तो 5 ऐसे कारकों के बारे में इन्होंने बताया कि जब 5 कारक किसी समष्टि में प्रवेश करते हैं तभी उसमें जैव विकास होता है, अन्यथा किसी समष्टि में जैव विकास नहीं होता। तो ये बताते हैं, अपनी एक दुनिया बताते हैं, अपनी एक समष्टि बताते हैं कि एक ऐसी समष्टि जिनमें कुछ शर्तें लागू हों तो उसमें जैव विकास कभी नहीं होगा। उसी को कहते हैं हार्डी-वीनबर्ग संतुलन या हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत। संतुलन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि एक ऐसा समष्टि हो जो संतुलित हो, जिसमें कुछ शर्तें लागू हों तो उसमें जैव विकास नहीं होगा। तो हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत एक ऐसी समष्टि की बात करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता पृथ्वी पर। ये कहते हैं एक ऐसी समष्टि, इनका सिद्धांत एक ऐसी समष्टि पर लागू होता है जिसमें, मान लो कि ये समष्टि है, कीड़ों की समष्टि है, लाल रंग के कीड़े हैं, 8 कीड़े हैं टोटल इसमें, 2 2 4 2 6 1 7 1 8, 8 कीड़े हैं। तो 8 कीड़ों की जो समष्टि है, इस समष्टि में कुछ शर्तें अगर लागू हों तो इनमें कभी भी जैव विकास नहीं होगा, इन कीड़ों में कभी भी नई जाति उत्पन्न नहीं होगी। वो क्या क्या शर्तें हैं। पहला शर्त कि इस समष्टि से कोई जीव बाहर ना जाए, कोई जीव बाहर ना जाए। या कोई जीव इसमें प्रवेश भी ना करे, कोई जीव बाहर से इस समष्टि में ना आए, समष्टि में ना आए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि जैव विकास क्यों होता है, जीवों की उत्पत्ति क्यों होती है, एक नए जाति का निर्माण क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो जैव विकास कब होता है, जब डीएनए में कोई बदलाव आता है, जब जीन में कोई बदलाव आता है या एलील में कोई बदलाव आता है। तो जब डीएनए, क्योंकि ढांचा है ना, वो शरीर का निर्माण करता है कि कैसा शरीर बनेगा, तो इसके पास केवल लाल रंग वाले कीड़े उत्पन्न करने वाले डीएनए हैं। तो इस समष्टि में सारे के सारे लाल रंग के कीड़े उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इनका डीएनए ही लाल रंग उत्पन्न करने वाला है। अगर इसके डीएनए में कोई परिवर्तन आ जाए और ये लाल रंग ना उत्पन्न करके पीला या हरा या नीला रंग उत्पन्न करने लगे, तो नए जात जीव की उत्पत्ति हो जाएगी ना, जो इससे भिन्न होगी।
तो जैव विकास कब होता है? जब किसी जीव के डीएनए में बदलाव आए, या उसके जीन में बदलाव आए, या उसके एलील में बदलाव आए, तब होता है जैव विकास। अब डीएनए में, जीन में बदलाव नहीं होगा अगर किसी ऐसी समष्टि में जो कहीं बाहर नहीं जा रही है, या कहीं बाहर से कोई नया जीव अंदर नहीं आ रहा है, तो कोई नया जीन नहीं आ रहा है, कोई नया डीएनए नहीं आ रहा है, जो डीएनए है वो यहीं में घूम फिर रहे हैं, इन्हीं के संतानों में। तो जब डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या इसमें जैव विकास होगा? इसमें जैव विकास नहीं होगा, क्योंकि डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जैव विकास नहीं होगा। तो हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत कहते हैं कि एक ऐसी समष्टि हो जिसमें ना तो कोई जीव बाहर जा सके, ना कोई बाहर से जीव अंदर आ सके, ऐसी समष्टि में जीव विकास कभी नहीं होगा। इनका जो एलील है वो अपरिवर्तित रहता है, इनका जो जीन है वो अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बताया है कि P + Q² = P² + Q² + 2PQ = 1। हमेशा इनके युग्म विकल्पियों का जोड़, युग्म विकल्पी आवृत्तियों का जोड़ 1 होगा। अब इसके बारे में आगे बताएंगे। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इनके डीएनए में, और डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जैव विकास नहीं होगा। ऐसी कोई समष्टि पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करती कि जिसमें ये चीज़ें ना हो, कि किसी समष्टि में कोई दूसरा बाहरी प्रवेश ना करे। होता है सब जगह। कोई भी ऐसी समष्टि हो जीव की, उसमें जीवों का आना जाना लगा रहता है। एक जगह से जीव दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, दूसरी जगह के जीव उस जगह पर पहुंचते हैं। तो ऐसी समष्टि एग्जिस्ट नहीं करती पृथ्वी पर, जो ये बताते हैं। यानी एक सैद्धांतिक अवस्था है जो एक सिद्धांत बताता है कि यदि ऐसा हो तो जैव विकास नहीं होगा। हमारा इनका जो रूल है कि जीन स्थिर रहते हैं वो लागू होगा, और अगर इसके विपरीत कुछ भी हुआ, यानी इसके जीव के अंदर डीएनए चेंज हो गया, या कोई जीव समष्टि से बाहर चला गया, या कोई बाहर से अंदर आ गया, तब क्या होगा? हार्डी-वीनबर्ग का सिद्धांत यहाँ पर फेल हो जाएगा। यानी P + Q² = P² + Q² + 2PQ = 1 नहीं आएगा, 1 की जगह भिन्न मान आएगा। तो वो दर्शाता है कि जैव विकास हो रहा है। यानी ये कहते हैं, हार्डी और वीनबर्ग कहते हैं कि एक ऐसी समष्टि जिसमें ये चीज़ें हों कि ये अपनी दुनिया अलग रहे, इनमें ना तो जीव कोई बाहर से आ सके, न जा सके, या इनमें कोई डीएनए में परिवर्तन ना आए, तो उसमें जैव विकास नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा परिवर्तन आता है कि जिससे उसके डीएनए में बदलाव आए, उसके जीन में बदलाव आए, उसके एलील में बदलाव आए, तो इसमें जैव विकास होगा और हमारा रूल फॉलो नहीं होगा। अब देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत दिया किसने था। 1908 में दो वैज्ञानिक GH हार्डी और W वीनबर्ग ने स्वतंत्र रूप से समष्टि आनुवंशिकी और उसमें विकासीय परिवर्तनों के साथ संबंध के बारे में एक नियम प्रतिपादित किया। यानी एक समष्टि में कैसे जैव विकास हो सकता है उसके बारे में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हार्डी-वीनबर्ग संतुलन कहते हैं। यह एक सैद्धांतिक अवस्था है जो संभव नहीं है। यानी ये जिस समष्टि, ये जिस दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं वो है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर सब जगह जैव विकास हो रहा है, होता आया है, शुरू से होता आया है, तभी तो नए नए प्रकार के जीव की जाति उत्पत्ति होती है। तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर ऐसा इनका नियम लागू हो। तो ये काल्पनिक बताते हैं कि अगर ऐसी समष्टि हो तो जैव विकास नहीं होगा, और जैव विकास कब होगा? 5 कारणों की वजह से होगा। वे 5 कारण कौन से हैं वो आके आपको बताए जाएंगे। तो ये किस समष्टि के बारे में बात करते हैं? ऐसी समष्टि जिसमें निम्न शर्तें लागू हों। एक तो वे कि समष्टि जो अलग रहती हो, जिसके सदस्य समष्टि के बाहर नहीं जा सकते और ना अन्य कोई जीव बाहर से इस समष्टि के अंदर प्रवेश करते हैं। और दूसरा, इसमें कभी भी जैव विकास नहीं होगा। हार्डी-वीनबर्ग जिस समष्टि के बारे में बात कर रहे हैं उसमें कभी भी जैव विकास नहीं होगा, क्योंकि ये कहते हैं कि तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक उसमें कोई जैव विकास नहीं होगा, जब तक कि उसके डीएनए, उसके जीन, उसके एलील में कोई बदलाव ना आ जाए। तो अब ये अगर इसमें बदलाव आता है तो जैव विकास होगा, बस यही बताना चाहते हैं हार्डी-वीनबर्ग दोनों साइंटिस्ट यही बताना चाहते हैं कि अगर इसके डीएनए, जीन या एलील में कोई बदलाव आता है तो जैव विकास होगा।
तो इसके डीएनए जीन एलील में बदलाव कब आएगा? जब कोई बाहर से कोई अन्य विशेषता वाला कोई जीव, मान लो कि नीले कलर का एक कीड़ा है, वो इस जाति में प्रवेश कर गया, तो ये आया यहां पर, ठीक है, आया यहां पर, इसने इसके साथ संभोग किया, मेटिंग किया। अब देखिए इनके पास लाल रंग वाला डीएनए है, इनके पास नीले रंग उत्पन्न करने वाला डीएनए है, तो एक नए डीएनए की एंट्री हुई, एक नए डीएनए की एंट्री हुई इस समष्टि में, तो इससे इसका आनुवंशिकी बदल गया, इस समष्टि की आनुवंशिकी बदल गई, यानी इसमें एक नया डीएनए प्रवेश किया। तो मैंने क्या बताया था कि डीएनए या जीन या एलील में कोई बदलाव आता है तो जैव विकास शुरू हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर हार्डी-वीनबर्ग का प्रिंसिपल लागू नहीं होगा, क्योंकि संतुलन बिगड़ गया। जो हार्डी-वीनबर्ग कहते हैं कि अगर समष्टि में कोई परिवर्तन ना आए तो उसमें उनकी युग्म विकल्पी आवृत्तियों का जोड़ 1 होगा, p + q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² + q² + 2pq बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर बदलाव हो गया, यानी एक मान नहीं आएगा, भिन्न। अभी एक ये रीजन हो सकता है कि अगर कोई जीव नया आ जाए समष्टि में तो इसका जीन बदल जाएगा, डीएनए बदल जाएगा, जिससे इसमें जैव विकास शुरू हो जाएगा, नए जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। या इन्हीं के डीएनए में कोई बदलाव आ जाए, उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं, तो भी जीन बदल गया उत्परिवर्तन की वजह से, तो भी जैव विकास शुरू हो जाएगा। ऐसे 5 कारक हैं जिनमें अगर ये 5 कारकों में से कोई भी कारक इस समष्टि में प्रवेश करता है तो इसमें जैव विकास शुरू हो जाएगा। यही हार्डी-वीनबर्ग समझाना चाहते हैं। हार्डी-वीनबर्ग कहते हैं कि यदि ये 5 कारक ना हो तो जैव विकास संभव ही नहीं है किसी समष्टि में। वे 5 कारक कौन कौन से हैं? याद कर लीजिए। एक है जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं जीन प्रवसन, ठीक। दूसरा कारक है म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। अगर किसी जीव में उत्परिवर्तन होता है तो भी उसके डीएनए में बदलाव आएगा, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल नहीं लागू होगा। तीसरा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, जीनों का एक्सचेंज होता है, तो अगर ये ना हो तो भी जैव विकास नहीं होगा, और अगर ये आ जाता है तो जैव विकास शुरू हो जाएगा, आनुवंशिक विनिमय। चौथा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी आनुवंशिक विचलन। और 5वां कारक है प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन। हार्डी-वीनबर्ग कहते हैं कि एक ऐसी समष्टि जिसमें ये 5 कारक अगर ना आए तो उसमें कभी भी जैव विकास नहीं होगा, यानी इस समष्टि में जैव विकास होगा ही नहीं। इसका जो जीन है वो संतुलित अवस्था में रहेगा और कोई बदलाव नहीं होगा। इनकी जो युग्म विकल्पी आवृत्तियां हैं उसका जोड़ 1 होगा। अगर इन 5 कारकों में से कोई भी कारक इसमें आया तो इसमें जैव विकास शुरू हो जाएगा। जीन फ्लो, पहला जीन प्रवसन क्या होता है? मैंने बताया ना, जब कोई बाहर से जीव इस समष्टि में प्रवेश कर जाए, इस समष्टि में प्रवेश कर जाए और इनके साथ लैंगिक प्रजनन करे तो इनसे जो संतान उत्पन्न होगा उसमें कुछ लक्षण क्या होगा? कुछ लक्षण होगा इनका और कुछ लक्षण होगा इनका, यानी इनका जीन या डीएनए में क्या आ जाएगा? बदलाव आ जाएगा, यानी इसमें जैव विकास शुरू हो जाएगा। ये हो गया जीन फ्लो। उत्परिवर्तन, आपको पता है उत्परिवर्तन क्या होता है? जीन किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन क्षारकों के समूह के। अगर नाइट्रोजन क्षारकों में कोई बदलाव आता है तो उसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर एक नाइट्रोजन क्षारकों में कोई बदलाव होता है तो उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। सब कुछ बताया गया है। तो उत्परिवर्तन अगर इनके डीएनए में होता है खुद ब खुद तो भी जैव विकास शुरू हो जाएगा, लक्षण भिन्न होने लगेंगे, तो इनसे अलग जीव उत्पन्न होने लगेंगे।
तीसरा कहता है आनुवंशिक विनिमय, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये भी इनकी प्राणियों में खुद ब खुद होगा। अगर इनमें युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगर जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जीनों का एक्सचेंज होता है, तो उससे भी नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो ऐसा अगर हुआ तो भी जैव विकास शुरू हो जाएगा इस समष्टि में। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी आनुवंशिक विचलन। ये क्या होता है? मान लो कि कोई इसमें से कोई जाति, मान लो कि कोई जाति इस समष्टि में से निकलकर किसी दूसरे स्थान पर चली गई, किसी दूसरे आइलैंड पर चली गई। यहाँ से ये कीड़ा निकलकर कहाँ पहुँच गया? इस आइलैंड पर, और वहाँ पर अपनी समष्टि उत्पन्न करने लगा। अपनी समष्टि ऐसा बनाया कि इस समष्टि में जितने भी लक्षण थे वो पुराने वाली समष्टि से भिन्न हो गए और इससे एक नई जाति उत्पन्न हो गई। एक समष्टि से कोई जीव बाहर निकला, एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर इसके कोई अस्तित्व नहीं थे, और ये जीव प्रजनन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाता है और बहुत लक्षण इसके परिवर्तित हो जाते हैं अपने पुराने जाति के जीव से, और इससे एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो इसे कहते हैं आनुवंशिक विचलन यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसे फाउंडर इफेक्ट भी कहते हैं। फाउंडर इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई पुरानी जाति का समूह था जिसमें से कोई जीव बाहर निकल के एक ऐसे स्थान पर पहुंचकर अपनी संख्या बढ़ाता है और उसमें उत्पन्न जो लक्षण है वो पुराने जीवों से भिन्न हो जाता है, लक्षण भिन्न हो जाता है और उससे एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। तो इसे फाउंडर इफेक्ट भी कहते हैं, और इस प्रक्रिया को जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी आनुवंशिक विचलन कहते हैं। समष्टि से बाहर निकला और एक नई जाति बनाना शुरू कर दिया। अगर ऐसा होता है तब भी जैव विकास इसमें क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा, जीव विकास शुरू हो जाएगा। पांचवा, प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आपने पढ़ा है, डार्विन ने बताया था कि दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जो फिंचेस थे वे जब गैलापागोस के अलग अलग द्वीप समूह पर गए और जैसे जैसे द्वीप समूह पर जो वातावरण उनको मिला वैसे वे ढल गए। जैसे मान लेते हैं कि ये अभी मान लो क्या खाते रहे होंगे, मान लो घास खाते थे, ये निकल के गए एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर घास था ही नहीं। क्या था? कीड़े मकोड़े थे, छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है, छोटे कीड़े मकोड़े, तितली वगैरह थे, ठीक है, तितली वगैरह थे। तो ये क्या करने लगे? घास वगैरह नहीं था तो ये इनको खाने लगे, यानी ये शाकाहार से क्या हो गए? मांसाहार हो गए। तो इनमें और इनके लक्षण धीरे धीरे परिवर्तित होंगे और ये इनसे भिन्न हो जाएगा। ये प्रकृति के द्वारा सिलेक्ट हुआ। अगर ये घास ही खाने पे डिपेंड होता तो ये यहाँ पर विलुप्त हो गया होता, समाप्त हो गया होता। लेकिन इसने अपने आप को उस स्थान के वातावरण के अनुसार बदला, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक वर्ण। नेचर सेलेक्ट करती है सुपीरियर को कि तुम अगर तुम घास खा रहे थे और सिर्फ घास ही खाओगे तो हम तुमको खत्म कर देंगे, इस स्थान पर वो जीवित ही नहीं रह पाता। तो ये अपने आप को बदला, यानी ये सुपीरियर बना, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने इसको सेलेक्ट किया कि तुम चलो मांस खाना शुरू कर दिए तो तुम जीवित रहोगे। तो इसे कहते हैं प्राकृतिक वर्ण। अगर ऐसा होता है तो भी जैव विकास शुरू हो जाता है, यानी ये शाकाहार था ये मांसाहार हो गया। धीरे धीरे इनके अंदर परिवर्तन आएगा, मांसाहारी वाले परिवर्तन आएंगे और इनसे एक नई जाति की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो ये था हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत। हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत कुछ भी नहीं है बाबू, सिर्फ इतना ये कहते हैं कि एक ऐसी समष्टि जिनमें ये 5 बातें लागू नहीं हो तो ये संतुलित अवस्था में रहते हैं। इनकी युग्म विकल्पी आवृत्तियों का जोड़ 1 होता है, p + q का होल स्क्वायर बराबर p² + q² + 2pq बराबर 1 होगा, यही कहते हैं। इनमें कोई जैव विकास नहीं होगा। लेकिन अगर इनमें 5 में से कोई भी अवस्था अगर इसमें आ गई तो इसमें जैव विकास लागू हो जाएगा, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। क्लियर? आइए अब आते हैं सिद्धांत को देखते हैं। हार्डी-विनबर्ग द्वारा बताए गए समष्टि कभी भी जैव विकास नहीं होगा, ये तो आपने पढ़ लिया। यह केवल एक क्या है? सैद्धांतिक अवस्था है। जैसा कि हार्डी-विनबर्ग अपनी समष्टि के बारे में बताते हैं वो सिर्फ सैद्धांतिक है, असल में ऐसा नहीं है। सब जगह ऐसी समष्टियां उपलब्ध हैं जहां पर जीव आ जा सकते हैं, उनमें जैव विकास होता है। संभव नहीं है कि समष्टि में कोई जीव आए न जाए, ठीक। इसके अनुसार एक समष्टि में पाए जाने वाले कुल जीन अर्थात जीन कोष में जीन तथा उसके युग्म विकल्पी अपरिवर्तनीय रहते हैं। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि समष्टि में
पाए जाने वाले कुल जीन, कुल जीनों की संख्या को क्या कहते हैं? कुल जीनों की संख्या को जीन पूल कहते हैं। जीन कोष इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीन पूल। याद करिए, जीन कोष या जीन पूल क्या कहलाता है? समष्टि में पाए जाने वाले कुल जीनों की संख्या को जीन कोष कहते हैं। मान लो कि हम बता रहे हैं कि एक जीन है, उसके दो युग्म विकल्पी हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो ये क्या कहलाएंगे? जीन पूल कहलाएंगे। ये इतनी जीन पूल पाई जा रही हैं। इनसे कितने जीनोटाइप वाले जीव बनेंगे? 3 टाइप वाले जीनोटाइप बनेंगे। कैपिटल ए बन सकता है, कैपिटल ए बन सकता है, स्मॉल ए बन सकता है। तो इस समष्टि में केवल ये युग्म विकल्पी वाले ही जीव पाए जाएंगे। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जो कहता है कि इस समष्टि में अगर कोई इन पांचों, जो मैंने आपको बताया ना, पांचों में से कोई भी चीज इसमें लागू ना हो तो ये स्थिर रहता है। फिर कह रहे हैं कि समष्टि में युग्म विकल्पी आवृत्तियां, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज उनके स्थल अथवा जीन पर सुस्थिर रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। यानी कह रहे हैं गुणसूत्र पर जीन जहां पर पाए जाते हैं वहीं पर पाए जाते हैं। जैसे कैपिटल टी यहाँ पर, स्मॉल टी यहाँ पर मटर के पौधे में, तो ये हमेशा इसी स्थान पर बने रहेंगे। मान लो कि इस जनक में इस गुणसूत्र पर यहाँ पर कैपिटल टी पाया जा रहा है, इस गुणसूत्र पर यहाँ पर स्मॉल टी पाया जा रहा है, तो इनसे जो जीव उत्पन्न होंगे, फर्स्ट जनरेशन के जीव जो उत्पन्न होंगे, उनमें भी जो गुणसूत्र हैं उनमें भी जीन उसी स्थान पर पाया जाएगा। यानी कैपिटल टी यहाँ पाया जाएगा और स्मॉल टी यहाँ पाया जाएगा। इनके जीन का जो स्थान है गुणसूत्र पर वो बदलता नहीं है, स्थल जो है वो परिवर्तित नहीं होता और पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बना रहता है। अब यहां पर आगे आपको समझ में आएगा एक टर्म युग्म विकल्पी आवृत्ति क्या होता है, इसको हम आगे बता देते हैं पहले और देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समष्टि में जैव विकास तब तक नहीं होगा जब तक कोई बाहरी जीन समष्टि में प्रवेश ना करे, अर्थात समष्टि का डीएनए अथवा जीन अथवा युग्म विकल्पी में कोई परिवर्तन ना आ जाए। हार्डी-वीनबर्ग अनुसार जैव विकास किसी समष्टि में तभी होगा जब निम्नांकित 5 कारकों में से कोई भी कारक अपना प्रभाव समष्टि पर डालती हैं। निम्नांकित कारक समष्टि पर लागू हो जाए तो वीनबर्ग सिद्धांत लागू नहीं होता। कौन कौन से कारक हैं? अगर ये समष्टि पर लागू हो जाए तो हार्डी-वीनबर्ग संतुलन बिगड़ जाएगा। पहला, उत्परिवर्तन। तो मैंने बताया अगर उत्परिवर्तन क्या होता है? जीन में बदलाव, डीएनए में बदलाव। तो मैंने क्या बताया था? अगर डीएनए, जीन या एलील में कोई बदलाव आता है तो जैव विकास शुरू हो जाएगा। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल लागू नहीं होगा उस समष्टि पर। अगर उत्परिवर्तन होता है किसी समष्टि में तो भी जैव विकास शुरू हो जाएगा। जीन पुनर्योजन यानी जीन रिकॉम्बिनेशन, मैंने बताया कि किसी समष्टि में कोई जीव है, अगर उसमें युग्मक बनते समय, किसी जनक में युग्मक बनते समय अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है, अगर जीन का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, तो उससे नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो इससे भी जैव विकास शुरू हो जाएगा। ठीक। तीसरा, जीन प्रवाह अथवा जीन प्रवशन, जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन। तो मैंने बताया कि देखिए यही कहते हैं, हार्डी-वीनबर्ग इस समष्टि की बात करते हैं कि कोई जीव बाहर जाए ना, या कोई बाहर से अंदर ना आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जीन फ्लो होता है और जीन फ्लो जहां पर होगा वहीं पर जैव विकास शुरू होगा। यानी मान लो कि इस समष्टि से ये कीड़ा निकलकर इस समष्टि में पहुंच गया, पीले रंग के कीड़ों के समष्टि में लाल रंग का कीड़ा पहुंच गया, तो यहाँ पर पीले रंग के कीड़े थे, इनका डीएनए अपना अलग था, पीला रंग उत्पन्न करता था। लाल रंग वाला कीड़ा पहुंच गया, इसका डीएनए लाल रंग उत्पन्न करने वाला है। तो इनके साथ अगर लैंगिक प्रजनन करते हैं ये दोनों, तो इनसे जो संतान उत्पन्न होगा वो उनका डीएनए इनसे क्या होगा? भिन्न होगा। तो डीएनए में परिवर्तन, जैव विकास होगा। ठीक। तो यही कहते हैं कि प्रत्येक जीव जाति की भिन्न भिन्न समष्टियों के मध्य सदस्यों का आना जाना होता रहता है। किसी एक समष्टि से याद रखिएगा, किसी एक समष्टि से जो जीव दूसरी समष्टि में, यानी ये इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, तो ए समष्टि से बी समष्टि में जो जीव जा रहा है, बी समष्टि में जो जीव पहुंचा है ए समष्टि से, इसे क्या कहते हैं? आप्रवासी कहते हैं, यानी इमाइग्रेंट। और मान लो कि ये वाला जो जीव था यही गया है,
इस समष्टि से जो जीव निकलकर उधर चला गया, इस समष्टि को यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं उत्प्रवासी, यानी इमाइग्रेंट। इमाइग्रेंट जो चला गया एक समष्टि से उसे कहते हैं उत्प्रवासी। वही जीव जो दूसरी समष्टि में गया है वो वहां पर आप्रवासी कहलाएगा। एक ही जीव है जो समष्टि को छोड़ के जा रहा है, तो उस समष्टि वाले इसको कहेंगे कि तुम उत्प्रवासी हो, और ये जो दूसरी समष्टि में जाएंगे तो ये वाले जो भैया लोग हैं वो इसको कहेंगे कि तुम आप्रवासी हो। ठीक है, तो एक विशेष समष्टि में अन्य किसी समष्टि से आने वाले सदस्य आप्रवासी कहे जाते हैं। जब आप्रवासी सदस्य समष्टि के ही सदस्य के साथ लैंगिक जनन करते हैं, तब उस समष्टि के जीन कोष में कुछ नए उत्परिवर्तन जीन समेकित हो जाते हैं। और मैंने बताया कि जैसे ही जीन बदलेगा जैव विकास शुरू हो जाएगा समष्टि में। यानी इसमें हार्डी-विनबर्ग का सिद्धांत लागू नहीं होगा, क्योंकि जीन फ्लो हो गया। मैंने बताया था 5 कारणों में से कुछ भी हुआ तो हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसी प्रकार समष्टि के कुछ सदस्य समष्टि को छोड़कर नई समष्टि में गमन करते हैं तो ये उत्प्रवासी कहे जाते हैं। ठीक है, ये उत्प्रवासी। इन उत्प्रवासी सदस्यों के साथ ही समष्टि के जीन कोष में बदलाव आता है और उत्परिवर्तित जीन भी निकल जाते हैं। यानी इस समष्टि से इसका जो जीन रहा होगा वो तो निकल के चला गया। एक समष्टि के उत्प्रवासी दूसरी समष्टि में जाकर आप्रवासी बन जाते हैं। ठीक, अतः प्रवसन भी जैव समष्टि के लिए जीन कोष का संगठन परिवर्तित होता रहता है। चलिए चौथा देखते हैं क्या कहता है, जीन अपवहन या आनुवंशिक अपकाल क्या होता है। ये चौथा रीजन है। अगर ये किसी समष्टि में लागू हुआ तो भी उसमें जैव विकास शुरू हो जाएगा, हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत लागू नहीं होगा। छोटी समष्टियों में बिना प्राकृतिक चयन के, यानी नेचुरल सिलेक्शन अलग है और ये अलग है, जीनी अपवहन के युग्म विकल्पी के विलुप्त होने के या स्थापित होने को जीनी अपवहन कहते हैं। ये एक समष्टि है जिनमें से ये लाल रंग का कीड़ा है, अगर ये यहाँ से निकलकर किसी दूसरे जगह पर चला गया, किसी दूसरे आइलैंड पर चला गया और वहाँ पर यह बढ़िया खा पी कर मस्त अपने तरीके का नया संतान उत्पन्न कर रहा है और उससे धीरे धीरे एक नई जाति की उत्पन्न हो जाती है, तब इसे कहते हैं जीनी अपवहन या आनुवंशिक अपकाल। एक समष्टि से निकला जीव दूसरी जगह पर जाकर अपनी नई जाति उत्पन्न कर लेता है धीरे धीरे, तब इसे कहते हैं आनुवंशिक जीनी अपवहन, जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखिए इसमें और प्राकृतिक चयन में अंतर है। प्राकृतिक चयन में क्या अंतर है? प्राकृतिक चयन क्या कहता है कि जब किसी समष्टि से जीव जाता है कहीं पर तो उस वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, लेकिन ये अपने आप को इसकी जगह के अनुसार बदल नहीं रहा है, ये जैसा था वैसा ही है, बस नए स्थान पर पहुंचा है। तो धीरे धीरे इनका जो जीन है उसी जीन के अकॉर्डिंग जो जाति उत्पन्न होगी उसमें भिन्नता थोड़ी बहुत आती है, क्योंकि इनमें जो जीन है पीले रंग वाले हैं, तो पीले रंग वाले तो यहाँ पर उत्पन्न नहीं होंगे क्योंकि ये पे सिर्फ लाल रंग वाले जीव हैं। तो प्राकृतिक वर्ण क्या कहता है कि जब उस स्थान के अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाए, यानी ये शाकाहारी रहा हो यहाँ पर जाकर मांसाहारी हो गया हो, तब प्राकृतिक वर्ण कहलाएगा। लेकिन ये शाकाहारी था तो यहाँ पर भी शाकाहारी ही है और अपनी संख्या बढ़ा रहा है, नई जाति उत्पन्न कर रहा है, तब इसे हम क्या कहते हैं? जीनी अपवहन। यानी जीनी अपवहन में किसी भी तरीके से प्राकृतिक वर्ण नहीं आता, यानी बिना प्राकृतिक वर्ण के, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी दिखाएंगे, नीट में पूछा गया है, बिना प्राकृतिक वर्ण के चयन के युग्म विकल्पी के विलुप्त होने या स्थापित होने को जीनी अपवहन कहते हैं। उदाहरण, जीवों का एक छोटा सा समूह जो फाउंडर्स कहलाता है, इसी को फाउंडर इफेक्ट भी कहते हैं। यानी किसी समष्टि से निकलकर कोई जीव दूसरे स्थान पर जाता है और अपनी संख्या बढ़ाता है, अपनी लक्षणों में परिवर्तन धीरे धीरे आता है, नई जाति उत्पन्न होती है जो पुरानी वाली जाति से भिन्न हो जाती है। इस पुराने वाली जाति को क्या कहते हैं? फाउंडर कहते हैं। तो अपने प्राचीन ग्रह स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान में प्रवसन करने लगता है, तो इस नई समष्टि के जीन प्रारूप उस स्थान की मूल समष्टि से भिन्न हो जाता है। नई समष्टि में इस भिन्न जीन प्रारूप उत्पत्ति फाउंडर इफेक्ट कहलाती है। क्लियर? अब बाकी आता है 5वां रीजन जो कि है प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन। तो इसके बारे में आपको बताए ही हैं
कि जब किसी स्थान से कोई जीव दूसरे स्थान पर जाता है, उस स्थान के वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, इसी को कहते हैं प्राकृतिक वर्ण, जिसके बारे में आपको पहले भी बताया गया है। अब आते हैं इस सिद्धांत पे कि इस सिद्धांत कहता क्या है। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि हार्डी-विनबर्ग सिद्धांत क्या कहता है। एक ऐसी समष्टि जिसमें ना तो कोई बाहर से आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, यानी उस समष्टि में जो भी आनुवंशिकी है वही रहेगी, बदलाव नहीं होगा, तो उसमें जैव विकास भी नहीं होगा। लेकिन अगर इन 5 कारणों से जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या फिर म्यूटेशन या फिर नेचुरल सिलेक्शन और या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट, इन 5 कारणों में से कोई भी कारण अगर उस समष्टि में लागू हुआ तो वहां पर जैव विकास शुरू हो जाएगा और हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार लैंगिक जनन करने वाले समष्टि में युग्म विकल्पी जो आवृत्तियां होती हैं उनके स्थल अथवा जीन पर सुस्थिर होती है, जिसके बारे में आपको बता दिया गया कि गुणसूत्र पर जिस स्थान पर जो जीन है वहीं पर वो रहता है, उसकी अगली पीढ़ी में भी पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखती हैं। जीन पूल यानी इस समष्टि में पाए जाने वाले कुल जीनों की संख्या में जीन और उसके युग्म विकल्पी सदैव अपरिवर्तनीय रहते हैं। जैसे मान लो कि 2 जीन हैं, कैपिटल और स्मॉल ए, ये प्रभावी या अप्रभावी है, इससे जो युग्म विकल्पी बनेंगे ये यही रहेंगे, बदलेंगे नहीं, अपरिवर्तनीय होते हैं जब तक कि कोई अन्य जीव इसमें प्रवेश ना करे। इसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक संतुलन यानी जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सभी युग्म विकल्पी आवृत्तियों का जोड़ 1 होता है, यानी इनका जो जोड़ होता है, जितनी भी युग्म विकल्पी आवृत्तियां पाई जाएंगी उनका जो जोड़ होता है वो 1 होता है। अब ये युग्म विकल्पी आवृत्ति किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं। युग्म विकल्पी आवृत्ति किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि इस समष्टि में मैंने बताया कि एक जीन है कैपिटल ए स्मॉल ए, इससे इस प्रकार के युग्म विकल्पी वाले जीन बनेंगे। तो इस 8 कीड़ों में से ये वाला ए है, ये वाला ए है, ये वाला ए है, ये वाला ए है, ये वाला है स्मॉल ए, ये है स्मॉल ए, ये है स्मॉल ए, ये है स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए। युग्म विकल्पी है ये क्या है? युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी आवृत्तियां किसे कहते हैं? किसी समष्टि में पाए जाने वाले जीवों की संख्या में जितने युग्म विकल्पी पाए जाते हैं वो युग्म विकल्पी आवृत्तियां कहलाते हैं। जैसे 8 है ना, आपसे कोई पूछे कैपिटल ए की आवृत्ति क्या होगी, सॉरी कैपिटल ए की आवृत्ति क्या होगी, तो 8 में से 1 2 3 4 है ना, तो आवृत्ति कितनी होगी? 4 संख्या कि इस युग्म विकल्पी के कितने जीव उस समष्टि में पाए जा रहे हैं, उसका युग्म विकल्पी आवृत्ति कहलाता है। अभी बता देते हैं, अभी निकालना भी आसान हो जाएगा, अभी आपको क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड। तो ये समझ में आया? तो युग्म विकल्पी आवृत्तियों का जोड़ 1 होता है। जैसे मैंने बताया कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए बराबर क्या होगा? 1। युग्म विकल्पी आवृत्तियों का जोड़ 1 होता है, या इसी को हम ऐसे कहते हैं कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए स्मॉल ए बराबर 1। तो भी बात सही है, जीन को रख के कहिए चाहे उसके युग्म विकल्पी को रख के कहिए, बात एक ही है। ठीक, ये उसका जीन की युग्म विकल्पी हैं, ये युग्म विकल्पी आवृत्तियां हैं। तो कह रहे हैं कि यदि एक जीन के 2 युग्म विकल्पी कैपिटल ए स्मॉल ए हैं तो इनका जोड़ 1 होगा, तथा जननिक समष्टि में अगर हम आवृत्ति के रूप में देखें तो जननिक समष्टि में यानी पेरेंटल पॉपुलेशन में जो उनका मूल जनसंख्या है उसमें युग्म विकल्पी ए की जो आवृत्ति है उसे p मान लें, यानी इसे हम क्या मान लें, सॉरी इसे नहीं, इसकी आवृत्ति को मान लें हम p, और अप्रभावी युग्म विकल्पी इसकी आवृत्ति को मान लें q। ठीक, तब उसके जीनोटाइप की संभावित आवृत्तियां उनके संतानों में हार्डी-विनबर्ग संतुलन के अनुसार p प्लस क्यू बराबर 1 होगा। अब अगर इन दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या आएगा? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर 1 ही आएगा। अब यहाँ पर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 1। तो यहाँ पर जो p माना गया है वो a को, q माना गया है
स्मॉल ए को, पी स्क्वायर माना गया है ए को, क्यू स्क्वायर माना गया है स्मॉल ए को, 2pq कंप्लीट रूप से माना गया है इस कैपिटल ए स्मॉल ए को। बस इसी को समझिएगा। यहाँ पर p प्रभावी युग्म विकल्पी ए की आवृत्ति है, p क्या है, p ए की आवृत्ति है, q अप्रभावी ए की आवृत्ति है, p स्क्वायर समयुग्मजी की आवृत्ति है, समयुग्मजी प्रभावी जीनोटाइप की आवृत्ति है, ठीक। क्यू स्क्वायर समयुग्मजी अप्रभावी की आवृत्ति है, 2pq विषम युग्मजी सदस्यों की आवृत्ति है। इनका जोड़ सदैव 1 होता है। क्लियर है बात। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई साल पूछा गया है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब आपको पता चल गया ना कि p प्लस q का होल स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 1। ये हाइडविनबर्ग का संतुलन का नियम है। ये अपेक्षित मान है, वास्तविक मान 1 कभी नहीं आता, भिन्न नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि जिस समष्टि के बारे में ये बात की है वो समष्टि पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करती। पांचों में से कोई ना कोई होता रहता है, जैव विकास होता रहता है। अब यहां पर आपने क्या पढ़ा, p क्या है, प्रभावी जीन, याद करिए प्रभावी युग्म विकल्पी, प्रभावी युग्म विकल्पी कैपिटल ए की आवृत्ति है, ठीक। क्यू क्या है, अप्रभावी, देखिए ये p है, क्यू क्या है, अप्रभावी युग्म विकल्पी स्मॉल ए की आवृत्ति है, याद करिए। p स्क्वायर क्या है, तो p स्क्वायर क्या है, समयुग्मजी प्रभावी युग्म विकल्पी या सदस्यों कह सकते हैं कि युग्म विकल्पी कौन सा, कैपिटल ए। इस युग्म विकल्पी वाले सदस्यों की आवृत्ति या सदस्यों की आवृत्ति है। क्लियर है बात। क्यू स्क्वायर क्या है, समयुग्मजी अप्रभावी यानी स्मॉल ए की आवृत्ति है। अब बचा क्या, 2pq किसका, विषम युग्मजी यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए की आवृत्ति को कहते हैं। इन तीनों का जोड़ 1 होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नीट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि हार्डी-विनबर्ग समीकरण में विषम युग्मजी व्यष्टि की प्रायिकता का निरूपण किससे होता है। विषम युग्मजी व्यष्टि, विषम युग्मजी कैपिटल ए स्मॉल ए 2pq से होता है ना, क्या जाएगा, ऑप्शन सी सही जाएगा। क्लियर है बात। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, 1000 व्यष्टियों की समष्टि में 360 जीन प्रारूप क्या है, ए हैं, यानी p स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। p स्क्वायर किसको डिनोट करता है, ए को। p स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, p स्क्वायर बराबर 360। फिर कह रहे हैं 480 ए यानी 2pq की वैल्यू दी गई है, कितनी, 480। फिर कह रहे हैं शेष 160 ए के अंतर्गत आते हैं। ए का मतलब क्या है, क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, 160, ठीक। इस आंकड़े के आधार पर ए एलील की आवृत्ति कितनी होगी, ए एलील की आवृत्ति निकालना है, यानी हमें p स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, हमें क्या निकालना है, देखिए a की आवृत्ति यानी p निकालना है। p स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, 360 दी गई है, हमें क्या निकालना है, p निकालना है। तो यहां पर पहली एक बात याद रखें, यहां पर एक व्यष्टि के अकॉर्डिंग दिया है, यहां कितने, 1000 व्यष्टियों के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो 1000 में 360 p स्क्वायर है, तो एक में कितने होंगे, तो क्या करेंगे, 360 भागा 1000 कर देंगे, कट गया, बचा 0.36। p स्क्वायर बराबर 0.36, तो p बराबर √0.36 बराबर कितना आ जाएगा, 6×36 होता है ना, 0.6। इसका आंसर आएगा, कहाँ है, 0.6, ऑप्शन सी। क्लियर है बात।
व्यष्टियों की संख्या पर ध्यान देंगे। 1000 दिया गया है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 100 व्यष्टियों में दिया गया है तो इसे 100 से डिवाइड करेंगे, 360 को 100 से डिवाइड करेंगे। क्लियर बात? अगर 10 व्यष्टियों में दिया गया है तो 360 को किससे डिवाइड कर देते हैं? 10 से डिवाइड कर देते हैं। हमें प्रति व्यक्ति आवृत्ति निकालना है। ठीक, तो आपने देखा कितने आसानी से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? डेफिनेशन दे दिए, एक समष्टि के अंदर जीन आवृत्तियों में भिन्नता संयोग से होती है बजाय प्राकृतिक वर्ण के। तो अभी इससे पहले आपको एक डेफिनेशन बताए हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का, जीन विचलन का, जिसमें आपको क्या बताया गया है? बिना प्राकृतिक वर्ण के समष्टि में जीन में कोई परिवर्तन हो, तो आवृत्तियों में भिन्नता हो बिना प्राकृतिक वर्ण के, तो उसे क्या कहा जाता है? आनुवंशिक बहाव, आनुवंशिक विचलन, यादृच्छिक संगम या आनुवंशिक भार। तो क्या होगा? आनुवंशिक विचलन यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाएगा। ऑप्शन बी सही जाएगा। ठीक, बस इतने क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से और कुछ नहीं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक हार्डी-वीनबर्ग संतुलन या हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत समझ में आया है। कुछ भी नहीं है, हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत के बारे में बस इतना ध्यान रखना कि ये एक ऐसी समष्टि के बारे में बात करते हैं जो पृथ्वी पर है ही नहीं। यह एक ऐसी समष्टि के बारे में बात करते हैं जिसमें ना तो कोई बाहर से आए ना कोई बाहर जाए। जितनी समष्टि में जितने भी जीव हैं उनके जो डीएनए हैं वे संतुलित रहें, आनुवंशिक संतुलन जिसे कहते हैं वो बना रहे। अगर इनमें 5 कारण लागू होते हैं, जीन फ्लो होता है यानी कोई समष्टि से बाहर जाता है या कोई समष्टि में आता है, तो जैव विकास शुरू हो जाएगा उस समष्टि में। दूसरा कहते हैं कि यदि आनुवंशिक विचलन होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, किसी समष्टि से कोई जीव बाहर जाए और वो अपनी एक नई जाति बना ले, तब जैव विकास शुरू हो जाएगा। दूसरा कहते हैं कि यदि आनुवंशिक पुनर्संयोजन हो, यानी किसी समष्टि में युग्मक बनते समय अगर उसके जीन में कोई बदलाव आता है तब भी जैव विकास शुरू हो जाएगा। उत्परिवर्तन किसी भी कारणों से, यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज या किसी रसायनों की वजह से अगर उसमें कोई उत्परिवर्तन होता है तो भी जैव विकास शुरू हो जाएगा। 5वां प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन, जब जीव किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उस स्थान के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है, नई जाति बन जाती है, तो भी जैव विकास हो जाता है। तो ये हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत यही कहते हैं कि इन 5 कारणों, अगर ये 5 बातें अगर किसी समष्टि में लागू होती हैं तो जैव विकास शुरू हो जाता है, अन्यथा वो संतुलित बना रहता है। इनका जो समीकरण है वो याद कर लीजिएगा, P+Q का होल स्क्वायर इक्वल टू P² + 2PQ बराबर 1 होता है। इसमें P को क्या कहते हैं, Q को क्या कहते हैं, सब कुछ आप बातें बता दिए हैं, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब लगा ले जाएंगे। ठीक, उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया। आगे जो भी टॉपिक होगा जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी हिंदी के साथ। धन्यवाद।